स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम्स में एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे रह गए थे, दो तीन एल्गोरिदम्स। राउंड रॉबिन का एल्गोरिदम हमने डिस्कस करना है, और राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में हमने टाइम क्वांटम को डिस्कस करना है, और उसके बाद हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिदम से रेलेवेंट। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम्स को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपके जहन में होनी चाहिए। हर प्रोसेस को हम एक स्मॉल यूनिट ऑफ टाइम बेसिकली असाइन करेंगे। ये सीपीयू बेसिकली क्योंकि टाइम एलोकेट करता है, और इस टाइम को, जो कि टाइम ड्यूरेशन हम एक स्पेसिफिक प्रोसेस को असाइन करने लगे हैं, उसे टाइम क्वांटम कहा जाता है और क्यू से डिनोट किया जाता है। Each process gets a small unit of CPU time that is known as time quantum. आप उसे Q भी कह सकते हैं। Q की ड्यूरेशन अब कितनी होगी? याद रखें, Q 10 to 100 मिली सेकेंड्स के दरमियान होगा। इसे हम डिस्कस करते हैं कि क्यों 10 से 100 मिली सेकेंड्स के दरमियान Q को रखा गया। जब भी ये टाइम खत्म हो जाएगा तो ये स्लॉट बेसिकली उस पर्टिकुलर प्रोसेस से ले ली जाएगी, और कोई दूसरा थ्रेड या प्रोसेस बेसिकली एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा अपने टाइम क्वांटम के लिए। तो ये वो टाइम क्वांटम है जिस टाइम के लिए उस पर्टिकुलर प्रोसेस ने एग्जीक्यूट होना है। Now, if there are n processes in the ready queue, अगर हमारे पास ready queue में n processes पड़े हुए हैं और टाइम क्वांटम हमारे पास q है, लेट सपोज इस टाइम q आपका 2 मिली सेकेंड भी हो सकता है, q आपका 4 मिली सेकेंड भी हो सकता है, या हम जेनेरिक्स क्योंकि इस पर्टिकुलर स्लाइड में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो लेट सपोज अगर हमारे पास n प्रोसेसेस रेडी क्यू में तैयार हैं रन होने के लिए, और हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, और टाइम क्वांटम q है, then each process gets 1 by n of the CPU time। क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है टाइम की, आपके CPU ने तमाम के तमाम प्रोसेस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने टाइम को, तो हर प्रोसेस को 1 by nth of the टाइम चंक मिलेगा। अगर हम इसे कंप्लीट करें, एट मोस्ट क्यू टाइम यूनिट्स एट वंस, हर प्रोसेस बेसिकली क्यू टाइम यूनिट तक ही चलेगा, लेकिन ओवरऑल 1 by nth ऑफ द सीपीयू टाइम उसे मिलेगा। ठीक है, तो होपफुली आप ये समझ चुके होंगे। इससे रेलेवेंट हमने क्लास में एग्जांपल भी डिस्कस की थी। टाइमर इंटरप्ट्स एवरी क्वांटम टू स्केड्यूल नेक्स्ट प्रोसेस। जब आपका क्यू बेसिकली टाइम क्वांटम किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए एंड हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रोसेस को इन्वोक कर दिया जाएगा। नाउ डेफिनेटली जब राउंड रॉबिन एल्गोरिदम हम यूज करते हैं, तो इसके परफॉर्मेंस से रेलेवेंट इश्यूज क्यू टाइम क्वांटम से के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। कि क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि आपके क्यू को लार्ज रखा जाए या आपके क्यू को स्मॉल रखा जाए। तो अगर हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेस पे, तो क्यू बेसिकली लार्ज रखा जाता है। अगर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम यूज करेंगे तो क्यू मोस्टली स्मॉल रखा जाता है। अब ये स्मॉल क्यों रखा जाता है, हम ये आगे डिस्कस करेंगे जब हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को विद एग्जांपल विद टाइम क्वांटम एक स्पेसिफिक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आगे जाके हमने डिस्कस भी करना है। Note that Q must be large with respect to the context switch। तो आपने ये देखना है कि जब आप राउंड रॉबिन एल्गोरिदम या आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस यूज करो, एल्गोरिदम यूज करते हो, तो Q आपके पास इतना लार्ज होना चाहिए एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपने जहन में लाना है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम जब प्रोसेसेस डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग उसमें काफी डिटेल से देखी थी। हमने P0 प्रोसेस को रन किया था, हमने P1 प्रोसेस को रन किया था। हर प्रोसेस से रेलेवेंट प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बेसिकली मेंटेन हो रहा था, और जब कोई इंटरप्ट अकर होती थी तो सबसे पहले उस प्रोसेस की स्टेट को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मेंटेन रखा जाता था, और उसके बाद हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जाते थे जिस प्रोसेस ने बेसिकली इंटरप्ट के जरिए अपने आप को इन्वोक किया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यू एटलीस्ट इतना लार्ज होना चाहिए कि वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ड्यूरेशन से वो बेसिकली लार्ज हो। अगर क्यू कम होगा
तो बेसिकली ये ओवरहेड इतना बढ़ जाएगा अगर क्यू का साइज टाइम क्वांटम जो हम हर प्रोसेस को बेसिकली राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम में दे रहे हैं, अगर ये हम स्मॉल रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी स्विचिंग बहुत जल्दी होगी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे, फिर आप दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस पे चले जाओगे। तो ये ओवरहेड आपके सीपीयू के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। वो हम देखते हैं कि ये ओवरहेड किस तरह प्रॉब्लम बनता है। ये चीज आपको तब अच्छे तरीके से समझ आएगी जब आप वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमने 2-3 एग्जांपल्स की थी, जब प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स भी हम मेंटेन कर रहे थे, हम प्रोसेस से रेलेवेंट स्टेट्स को भी मेंटेन कर रहे थे, और वहां हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को काफी डिटेल से पढ़ा था। ओके, अब हम एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की बेसिकली ये एग्जांपल है जहां टाइम क्वांटम हमने क्या लिया, लेट सपोज 4 मिली सेकेंड हमने टाइम क्वांटम लिया है। हमारे पास कुछ प्रोसेसेस हैं, P1 प्रोसेस है हमारे पास जो कि 24 बर्स्ट टाइम है उसका, बेसिकली 24, लेट सपोज मैं एज्यूम करता हूं कि 24 मिली सेकेंड तक इसने रन होना है, तो फिर प्रोसेस P1 कंप्लीट होगा। प्रोसेस P2 का बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड है और प्रोसेस P3 का बर्स्ट टाइम 3 मिली सेकेंड है। यानी 24 मिली सेकेंड P1 प्रोसेस को चाहिए कंप्लीट होने के लिए, 3 मिली सेकेंड P2 प्रोसेस को चाहिए कंप्लीट होने के लिए, और 3 मिली सेकेंड P3 प्रोसेस को चाहिए कंप्लीट होने के लिए। यहाँ गैंट चार्ट के जरिए बेसिकली आपको बताया गया है। बेसिकली टाइम क्वांटम का हमने दिस इज बेसिकली क्यू, जो हम क्यू पिछले स्लाइड पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ क्यू आपके पास क्या है, 4, यानी एक प्रोसेस एक वक्त में सिर्फ 4 मिली सेकेंड के लिए रन हो सकता है, उसके बाद उसने स्विच करना है सेकेंड प्रोसेस की तरफ। तो अगर आप गैंट चार्ट को देखें तो सबसे पहले P1 प्रोसेस को 4 मिली सेकेंड के लिए रन किया गया, उसके बाद आप P2 प्रोसेस पे आ गए। P2 प्रोसेस को 3 मिली सेकेंड ही चाहिए, तो ये अपने 3 मिली सेकेंड यूटिलाइज करके P3 पे चला जाएगा। P3 प्रोसेस को भी सिर्फ 3 मिली सेकेंड ही चाहिए कंप्लीट होने के लिए, तो ये अपने क्वांटम साइज को यानी 3 मिली सेकेंड को यूटिलाइज करके अब कौन सा प्रोसेस रह गया है, सिर्फ P1 प्रोसेस ही रह गया है। तो P1 प्रोसेस टाइम क्वांटम के लिहाज से 4 मिली सेकेंड के चंक्स तब तक बनाता रहेगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए, जब तक ये 24 मिली सेकेंड यूटिलाइज ना कर ले। तो होपफुली इस गैंट चार्ट की मदद से आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिथम की समझ आ गई होगी विद दैट पर्टिकुलर क्वांटम जो कि टाइम हमने रखा, क्यू हमने बेसिकली 4 रखा। टिपिकली हायर एवरेज टर्न अराउंड देन एसजेएफ। अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से इसे कंपेयर करें, अगर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को विद दिस पर्टिकुलर सिनेरियो हम एसजेएफ से शॉर्टेस्ट जॉब, या ये वाला सिनेरियो ना हो, अगर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को बेसिकली शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम से कंपेयर करें, तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम ज्यादा हायर है, लेकिन रिस्पांस हमारे पास बेटर है एज कंपेयर टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। रिस्पांस बेटर क्यों है, क्योंकि तमाम के तमाम प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सबको काफी जल्दी। यानी P1 प्रोसेस को ये नहीं देखा जा रहा कि सबसे पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए जो सबसे कम ड्यूरेशन के लिए हो, जिस तरह हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में करते हैं। तो राउंड रॉबिन में बेसिकली हर प्रोसेस को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जा रहा है, चाहे वो ज्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने के लिए, चाहे उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है, चाहे उसका बर्स्ट टाइम कम है। ठीक है, तो इसीलिए इसका रिस्पांस टाइम इज मच मोर बेटर। लेकिन अगर हम टर्न अराउंड टाइम की बात करें, टर्न अराउंड की बात, एवरेज टर्न अराउंड इज मच मोर हायर एज कंपेयर टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। नाउ क्यू शुड बी लार्ज enough as compared to context switch time। हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं, अगर क्यू हम context switch की ड्यूरेशन से भी कम कर दें तो आपके प्रोसेसेस, एक प्रोसेस से आपका सीपीयू दूसरे प्रोसेस पे जाएगा, दूसरे प्रोसेस से तीसरे पे, और इतनी जल्दी जल्दी जाएगा कि वो आपके सीपीयू के लिए बहुत ओवरहेड हो जाएगा। तो क्यू यूजुअली रखा जाता है 10 मिली सेकेंड से 100 मिली सेकेंड्स के दौरान, और कॉन्टेक्स्ट स्विच मस्ट बी लेस देन एंड 10 माइक्रोसेकेंड्स रखा जाता है। तो ये कुछ सिनेरियो हिट एंड ट्रायल से देखे गए हैं और प्रूवन है कि इससे परफॉर्मेंस हमारी बेटर आती है। तो होपफुली आप राउंड रॉबिन एल्गोरिथम और इस पर्टिकुलर क्वांटम साइज के लिए इस एग्जांपल को समझ गए होंगे। ओके, अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट से हम कुछ कंपैरिजन कर भी चुके हैं, अभी हम देखते हैं थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में मैंने चीजें लिखी हैं।
अगर हम राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का कंपैरिजन करते हैं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम से, तो राउंड रॉबिन ऑफन हैज अ हायर एवरेज टर्न अराउंड टाइम देन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. क्यों? बिकॉज इट डजंट प्रायोरिटाइज शॉर्टर जॉब्स. क्योंकि ये शॉर्टेस्ट, जिस तरह एसजेएफ में हमारे पास होता था कि हम उन प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करते थे जिन प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम कम से कम होता था, तो यहां ये चीज नहीं की जा रही. जो प्रोसेस सबसे पहले आया है उसे सबसे पहले ही क्वांटम टाइम ड्यूरेशन के मुताबिक, क्वांटम टाइम के मुताबिक उसका टाइम मिलना है. So that's why it has much more turnaround time as compared to SJF, and gives equal time to all processes in a rotating fashion. ये basically round robin की बात की जा रही है. So that's why it has much higher average turnaround time. However, it provides a better response time. Response time क्यों better है इसका? क्योंकि हर process को उस particular quantum duration के लिए run करके दूसरे process पे move कर देता है. दूसरे प्रोसेस को उस पर्टिकुलर क्वांटम ड्यूरेशन के लिए रन करके तीसरे प्रोसेस पे मूव कर दिया जाता है. तीसरे प्रोसेस को उस स्पेसिफिक क्वांटम ड्यूरेशन के लिए रन करके फोर्थ प्रोसेस पे आप मूव कर देते हो. तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम आप तमाम प्रोसेसेस को दे रहे हो, और वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम क्या है? क्वांटम ड्यूरेशन या क्वांटम टाइम भी उसे कह सकते हो. दिस इंप्रूव्स इंटरएक्टिविटी एंड इंश्योर्स दैट नो सिंगल प्रोसेस इज डिलेड इंडेफिनिटली. तो अगर आप प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में देखो, तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में डेफिनेटली कुछ प्रोसेसेस को ज्यादा प्रायोरिटी हासिल होती है. अगर आप इवन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में देखो, तो उन प्रोसेसेस को पहले टाइम दिया जाएगा जिनकी ड्यूरेशन बेसिकली कम है एज कंपेयर टू दोस प्रोसेसेस जिसका बर्स्ट टाइम ज्यादा है. तो होपफुली आप ये दो पॉइंट्स समझ गए होंगे. नाउ आप देखते हैं कि अब टाइम क्वांटम हमारे पास एक ऐसा पैरामीटर है जो ओवरऑल राउंड रॉबिन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है. तो द टाइम क्वांटम इज अ क्रूशियल पैरामीटर फॉर राउंड रॉबिन scheduling. Q should be large enough. Q इतना होना चाहिए हमारे पास compared to the context switch time to minimize the overhead, कि वो एक्स्ट्रा ओवरहेड हमारे पास ना हो. देखें, आप जल्दी जल्दी अगर एक प्रोसेस से अगर मैं 1 मिली सेकेंड का रखता हूं, या मैं 1 माइक्रो सेकेंड का रखता हूं, या 2 माइक्रो सेकेंड का रखता हूं, मैं माइक्रो सेकेंड की बात कर रहा हूं क्यू को, तो आपका सीपीयू बहुत जल्दी जल्दी स्विचिंग करेगा एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस की तरफ, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस की तरफ. सो बहुत सारा टाइम आपके सीपीयू का, इसे बेसिकली ओवरहेड कहते हैं, जो एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो आपका सीपीयू परफॉर्म कर रहा है आपके लिए. तो इस ओवरहेड को कम करने के लिए आपने क्यू को इतना रखना है कि एटलीस्ट आपका क्यू लार्ज हो. किससे? कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम से. Now, frequent context switches would lead to more time spent switching context rather than executing processes. हम already ये point discuss कर चुके हैं. तो typical range for Q is in between 10 millisecond and 100 milliseconds. Now, इस particular example से आपको और थोड़ा अंदाजा हो जाएगा. ये कुछ processes हैं basically run हो रहे हैं. आपके पास quantum given है, क्वांटम टाइम ड्यूरेशन गिवन है, और ये आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बता रहा है. यहां क्वांटम साइज आपके पास क्या है? ओवरऑल प्रोसेस टाइम आपके पास 10 है, ये आपने जहन में रखना है. यहां क्वांटम साइज आपके पास 12 है. इट मींस यहां कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपके पास नहीं होंगे, तो 0 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस हैं यहां. अगर आप सेकेंड रो को देखें, सेकेंड एग्जाम्पल को देखें, तो क्वांटम साइज, क्वांटम टाइम आपके पास क्या है? 6. प्रोसेस की पूरी ड्यूरेशन क्या है? बर्स्ट टाइम 10 है. तो इसने 6 मिली सेकेंड के लिए इसे रन करना है. तो यहां ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप देखते हैं, तो एक ही कॉन्टेक्स्ट स्विच आपके पास होगा. एक ही कॉन्टेक्स्ट स्विच आपने करना है, एक ही दफा आपने किसी दूसरे प्रोसेस पे जाना है. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर आप देखें, ओवरऑल इन तीनों प्रोसेसेस के लिए प्रोसेस टाइम कितना है? 10 मिली सेकेंड हम एज्यूम करते हैं. लास्ट वन के लिए अगर आप देखें, तो क्वांटम टाइम आपके पास क्या है? 1. यानी आपने हर प्रोसेस को, हर इंटरनल प्रोसेस को सिर्फ 1 मिली सेकेंड देना है.
फिर आपने दूसरे प्रोसेस को 1 मिली सेकेंड देना है, फिर आपने तीसरे प्रोसेस को 1 मिली सेकेंड देना है, फिर आपने फोर्थ प्रोसेस को 1 मिली सेकेंड देना है। और डिपेंड करता है कि बर्स्ट टाइम बेसिकली P1 का, अगर 4 ही प्रोसेसेस हो तो फिर वो P1 दोबारा आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर इस पर्टिकुलर प्रोसेस टाइम के अकॉर्डिंगली आप देखें तो लास्ट वन में आपके पास 9 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस बनेंगे, 9 कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपको करने पड़ेंगे। तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल को देखें तो क्वांटम के वेरी करने से आपके पास कॉन्टेक्स्ट स्विचेस वेरी कर रहे हैं, तो आपने ओवरऑल कुछ बैलेंस इस तरह रखना है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचेस आपके पास कम से कम हो। ठीक है, तो ये चीज आपने काफी इंटेलिजेंटली देखनी है एग्जाम्पल्स में, और जब आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर रहे होंगे। ये ग्राफ के जरिए आपको काफी सारी चीजें बताई गई। लेट सपोज P1 प्रोसेस का क्वांटम टाइम 6 मिली सेकेंड है, P2 प्रोसेस का क्वांटम टाइम 3 मिली सेकेंड है, P3 प्रोसेस का क्वांटम टाइम 1 मिली सेकेंड है, और P4 का क्वांटम टाइम 7 मिली सेकेंड है। इस ग्राफ में आपको बताया एवरेज टर्न अराउंड टाइम के बारे में आपको बताया जा रहा है कि अगर आपका 6 ये एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटम टाइम नजर आ रहा है, तो P1 प्रोसेस के लिए क्वांटम टाइम क्या है 6, तो 6 का टर्न अराउंड टाइम, अगर एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप देखें तो 10.5 मिली सेकेंड आपके पास आ रहा है। और P2 प्रोसेस के लिए क्वांटम टाइम आपको 3 बताया गया है, तो 3 का अगर आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम देखें तो ये 11.0 से कुछ कम आपको नजर आ रहा है। तो ओवरऑल ये बताने की आपको कोशिश की जा रही है कि क्वांटम टाइम को वेरी करने से ओवरऑल आपका टर्न अराउंड टाइम पे कितना इफेक्ट हो रहा है। तो आप जब इस पर्टिकुलर लेक्चर को प्रिपेयर करने लगे तो यहाँ आपने पॉज करना है, और पीछे आपने टर्न अराउंड टाइम, जो कि 2-3 बार हमने बार बार डिस्कस किया कि राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में मोस्टली हमारे पास हायर टर्न अराउंड टाइम होता है एज कंपेयर टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो आप इस पर्टिकुलर चार्ट को वहां जाके कंपेयर करें तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अब हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को डिस्कस करते हैं। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम जब हम डिस्कस करते हैं तो हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी आपको गिवन होती है कि ये प्रोसेस बेसिकली क्या प्रायोरिटी लेके आया हमने इसे सबसे पहले सॉल्व करना है। जिस तरह शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हमारे पास प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है, उन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में हम उन प्रोसेसेस को प्रायोरिटी देते हैं जो जिनका बर्स्ट टाइम कम से कम होता है, तो उसे हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। नॉर्मली हर प्रोसेस के साथ प्रायोरिटी भी गिवन होती है, तो अ प्रायोरिटी नंबर दैट इज in the form of integer is associated with each process. The CPU is allocated to the आपका CPU बेसिकली allocate किया जाता है उस प्रोसेस को जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर को हाईएस्ट प्रायोरिटी कंसिडर किया जाता है। तो ये आपने जहन में रखना है जब हम आगे टेबल में जाएंगे और प्रायोरिटीज देखेंगे, तो ये इंटीजर वैल्यू जो स्मॉलर हमारे पास होगी उसे हम हायर प्रायोरिटी कंसिडर करेंगे। एक हमारे पास प्रीएम्प्टिव अप्रोच होती है, एक हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच होती है, इसे हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें हम उन प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करते हैं जिनका बर्स्ट टाइम बेसिकली कम से कम होता है। They are allowed to execute sooner than processes with longer burst time. Now दो प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं, स्टारवेशन का इशू, यानी बाजों का जो लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं, यानी उन्हें वेट करना पड़ता है। ठीक है, तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में ये प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है, और इस स्टारवेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एजिंग की टेक्निक यूज करते हैं कि एज टाइम प्रोग्रेसेस increase the priority of the process. With the passage of time अगर हमें कुछ ऐसे processes नजर आ रहे हैं जिनकी priority सबसे कम है और वो काफी देर से उन processes की वजह से execute नहीं हो पा रहे, जिनकी priority बहुत ज्यादा है, तो हम edging की टेक्निक यूज करते हैं, हम उनकी priority को progressively इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो हम इस टेक्निक को देखेंगे आगे कि एजिंग की टेक्निक को यूज किस तरह किया जाता है। नाउ एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की डिस्कस करते हैं। लेट सपोज हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 10 मिली सेकेंड है। मैं मिली सेकेंड एक यूनिट, ये सेकेंड भी हो सकता है, आपको कुछ भी दिया जा सकता है, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको उस वक्त दिया गया हो। ठीक है, और इस P1 प्रोसेस की प्रायोरिटी 3 रखी गई है।
रिमेंबर हमने डिस्कस किया था कि स्मॉलेस्ट नंबर इंटीजर जो होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। तो P2 का बर्स्ट टाइम 1 मिली सेकेंड है और इसकी प्रायोरिटी 1 है। इट मींस इसकी हायर प्रायोरिटी है, सबसे पहले P2 को हमने टाइम देना है। P3 का बर्स्ट टाइम 2 मिली सेकेंड है और 2 मिली सेकेंड के में इसने कंप्लीट होना है और इसकी प्रायोरिटी 4 है। P4 को बर्स्ट टाइम 1 मिली सेकेंड है, 1 मिली सेकेंड में इसने कंप्लीट होना है लेकिन प्रायोरिटी इसकी 5 है। P5 जो प्रोसेस है इसका बर्स्ट टाइम 5 मिली सेकेंड है और इसकी प्रायोरिटी 2 है। ओवरऑल अगर प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग इस पे अप्लाई की जाए और गैंट चार्ट की मदद से मैं इस एग्जांपल को देखूं तो सबसे पहले P2 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ द बर्स्ट टाइम मैंने P2 प्रोसेस को एक्टिवेट करना है। उसके बाद P5 प्रोसेस की प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि 2 है उसकी प्रायोरिटी, तो उसके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली हमने P5 को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद प्रायोरिटी किसकी है? P1 प्रोसेस की है, हमने P1 प्रोसेस को उसके बर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट किया। उसके बाद P3 प्रोसेस की प्रायोरिटी है, हमने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बर्स्ट टाइम जो कि 2 है P3 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। लास्ट में प्रायोरिटी P4 की है, अब P4 को हमने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बर्स्ट टाइम लास्ट में एग्जीक्यूट किया। अब देखें ओवरऑल अगर आप देखें तो P4 प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे कम है लेकिन वो टाइम भी सबसे कम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, बर्स्ट टाइम उसका कम है लेकिन उसे वेट करना पड़ रहा है। तो प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग से कुछ आप इसे स्टारवेशन वाले प्रॉब्लम में देख सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रोसेसेस कम है तो हम उस तरह स्टारवेशन की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इन्हीं प्रोसेस में देखें तो P4 प्रोसेस है जो कि कंप्रोमाइज्ड है, जो कि कंप्रोमाइज कर रहा है, उसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है लेकिन उसे वेट करना पड़ रहा है उन प्रोसेसेस की वजह से जिनकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। तो ये चीजें आपने देखनी है। एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम देखें कि एवरेज वेटिंग टाइम मीन के ओवरऑल इन प्रोसेसेस को वेट कितना करना पड़ रहा है तो वो 8.2 मिली सेकेंड है। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग विद राउंड रॉबिन, अगर हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग को राउंड रॉबिन के साथ यूज करें तो ये एल्गोरिदम भी काफी फ्लेक्सिबल हो सकता है। विद राउंड रॉबिन यूज करने का मतलब ये है कि प्रायोरिटीज भी डिफाइंड है लेकिन राउंड रॉबिन में क्वांटम टाइम ड्यूरेशन भी आ जाती है, यानी क्यू का फैक्टर भी आ जाता है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले रन द प्रोसेसेस विद द, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हम प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग को राउंड रॉबिन एल्गोरिदम की कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो हमने सबसे पहले प्रोसेसेस विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, उन प्रोसेसेस को रन करना है जिसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। अब यहां एक प्रॉब्लम है, कुछ प्रोसेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी प्रायोरिटी सेम हो हमारे पास, तो उन प्रोसेसेस में जिनकी प्रायोरिटी सेम है वहां आपने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करना है, यानी वहां आपने क्वांटम टाइम को इन्वॉल्व करना है किसी न किसी तरह। तो अगर फ्लैट डिफरेंट प्रायोरिटीज आपको नजर आ रही हैं प्रोसेस के दरमियान तो वहां आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को सबसे पहले रन करना है। और अगर कहीं आपको प्रोसेसेस के दरमियान सेम प्रायोरिटी यानी सेम इंटीजर्स नजर आ रहे हैं प्रायोरिटी के कॉलम में तो वहां आपने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम यूज करना है, यानी क्वांटम टाइम ड्यूरेशन का कंसेप्ट आ जाएगा। देखते हैं इस गैंट चार्ट के जरिए से एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे सिस्टम में रन हो रहे हैं P1 से P5 तक। हर एक प्रोसेस से रेलेवेंट कुछ बर्स्ट टाइम आपको नजर आ रहे हैं और हर एक प्रोसेस की प्रायोरिटी भी गिवन है। आप अगर P4 प्रोसेस की प्रायोरिटी देखें तो वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद P2 और P3 प्रोसेसेस जो हैं उनकी प्रायोरिटी सेम है। इसका मतलब है इन दोनों में मैंने राउंड रॉबिन की टेक्निक से चलना है। जब मैंने राउंड रॉबिन की टेक्निक से चलना है तो डेफिनेटली देयर इज ए नीड ऑफ क्वांटम नाउ, तो मैंने क्वांटम को यूज करना है। फिर अगर मैं P1 और P5 प्रोसेसेस को देखूं तो इसमें मैंने भी राउंड रॉबिन की अप्रोच को यूज करना है। तो सबसे पहले क्योंकि P4 प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और ये प्रायोरिटी किसी और की है भी नहीं तो मैंने प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग यूज करनी है और सबसे पहले P4 को मैंने टाइम देना है। P4 का बर्स्ट टाइम कितना है? 7 मिली सेकेंड, तो 7 मिली सेकेंड मैंने इसे रन कर दिया। अब क्योंकि P2 और P3 की प्रायोरिटी सेम है तो मैंने P2 प्रोसेस को क्वांटम ड्यूरेशन के लिए 2 मिली सेकेंड के लिए रन करना है। उसके बाद मैं P3 प्रोसेस पे जंप कर जाऊंगा और मैंने 2 मिली सेकेंड के लिए उसे रन करना है। मैं दोबारा से P2 प्रोसेस पे जंप कर जाऊंगा, 2 मिली सेकेंड के लिए मैंने रन करना है। मैं दोबारा से P3 प्रोसेस पे आ जाऊंगा,
और मैंने इसे 2 मिली सेकेंड के लिए रन करना है। मैं दोबारा से P2 प्रोसेस के लिए आ जाऊंगा। अब मैंने 1 मिली सेकेंड के लिए इसे इसलिए रन करना है क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम को भी मैंने देखना है। 2 और 2 मैं ऑलरेडी कर चुका था, तो अब मैं 1 मिली सेकेंड के लिए रन करूंगा तो उसका बर्स्ट टाइम खत्म हो जाएगा 5 मिली सेकेंड। और उसके बाद मैंने P3 प्रोसेस को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स P3 प्रोसेस क्योंकि रह गया है, अब तो प्रायोरिटीज वो नहीं रही, तो P3 प्रोसेस जितना रह गया है उतना मैं उसे रन कर लूंगा। 4 मिली सेकेंड रह गया है और 4 मिली सेकेंड के लिए मैं इसे रन कर दूंगा। उसके बाद मैंने किस प्रोसेस पे जाना है, अब देखें। उसके बाद P1 और P5 प्रोसेस के दरमियान राउंड रॉबिन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम ड्यूरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने P1 को 2 मिली सेकेंड के लिए रन करना है, P5 को 2 मिली सेकेंड के लिए रन करना है, P1 को 2 मिली सेकेंड के लिए रन करना है, और आपने P5 को 1 मिली सेकेंड के लिए इसलिए रन कर रहे हैं क्योंकि आप ओवरऑल बेसिकली बर्स्ट टाइम को भी देख रहे हैं, उसे 3 मिली सेकेंड ही चाहिए। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि जब आप प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग को राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के साथ कंबाइनली यूज करें तो आपने उन प्रोसेसेस को जिनकी डिफरेंट प्रायोरिटीज हैं उनमें तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को सबसे पहले बेसिकली सॉल्व करना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने चलना है। लेकिन जिन प्रोसेसेस की प्रायोरिटी सेम आपको नजर आएगी वहां आपने क्या लगाना है, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम लगाना है। जब मैं राउंड रॉबिन की बात करूंगा तो डेफिनेटली आपके जहन में टाइम क्वांटम टाइम ड्यूरेशन आ जाएगा। तो आप इसे पॉज करें, इसे अंडरस्टैंड करें और जितनी भी डिस्कशन हमने की है उसे बार बार सोचने की कोशिश करें। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। मल्टी लेवल क्यू का कंसेप्ट भी आता है। रेडी क्यू कंसिस्ट, बाज़ोकात रेडी क्यू में वो प्रोसेसेस होते हैं जो कि रन होने के लिए वेट कर रहे होते हैं, जिन्हें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ सीपीयू। उन्हें सीपीयू चाहिए ताकि वो रन हो। तो बाज़ोकात आपका रेडी क्यू कंसिस्ट कर रहा होता है मल्टीपल क्यूज पे। अब ये मल्टीपल क्यूज क्या है? मल्टीपल क्यू स्केड्यूलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। मल्टी क्यू स्केड्यूलर खुद डिफरेंट पैरामीटर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। नंबर ऑफ क्यूज आपके पास होते हैं, आपके पास हर क्यू के लिए स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम डिफरेंट हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मेथड यूज्ड टू डिटरमिन व्हिच क्यू अ प्रोसेस विल एंटर। सो आपने कुछ मेथड्स भी डिफाइन करने हैं कि आपके पास जो प्रोसेसेस हैं वो किस क्यू को एंटर करेंगे। तो कुछ नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ एप्लीकेशन सिनेरियो हमने डिस्कस करना है तो आपको पता चल जाएगा। और स्केड्यूलिंग अमंग द क्यूज, और क्यूज के दरमियान भी स्केड्यूलिंग हमने किस तरह करनी है। तो जब हम मल्टी लेवल क्यूज पे जाएंगे तो ये 4 चीजें हमने जहन में रखनी है। हम आगे जाके इसे डिस्कस करते हैं डिटेल से। नाउ मल्टी लेवल क्यू अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपको 4 क्यूज नजर आ रही हैं। हर क्यू में डिफरेंट प्रायोरिटीज आपने असाइन की हुई हैं। यानी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फर्स्ट वाले क्यू की है, यानी फर्स्ट वाले क्यू की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, और इंटरनली आप बेसिकली इस क्यू में आ जाएंगे। अब जब आप इस क्यू को रन करेंगे तो यहां आपने खुद से डिफाइन करना है कि आपने इंटरनली भी प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग यूज करनी है, या आपने राउंड रॉबिन यूज करना है, या आपने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट यूज करना है। तो प्रीवियस स्लाइड पे जो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो यही थे कि हर क्यू को इंटरनली आपने किस तरह मेंटेन रखना है, किस तरह स्केड्यूल करना है, उसके लिए भी आपको मेथड डिफाइन करना होगा। उसके बाद प्रायोरिटी हमें इस क्यू की मिली है, उसके बाद हमने इस पर्टिकुलर क्यू को रन करना है। हर क्यू में आपको डिफरेंट थ्रेड्स नजर आ रहे हैं या प्रोसेसेस आपको नजर आ रहे हैं। अगर आप कुछ एग्जांपल्स लें कि ओवरऑल आपका सिस्टम किन प्रोसेस को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखता है और किन प्रोसेसेस को लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखता है, तो रियल टाइम प्रोसेसेस आपके पास जितने होते हैं उन्हें हायर प्रायोरिटी पे रखा जाता है, उन्हें सीपीयू का टाइम सबसे पहले दिया जाता है। उसके बाद सिस्टम के प्रोसेसेस होते हैं, यानी इंटरप्ट्स हो गए, सिस्टम कॉल्स हो गए, सिस्टम की रूटीन्स हो गई, कुछ इंटरएक्टिव प्रोसेसेस को उसके बाद रन किया जाता है। और बैच प्रोसेसेस क्योंकि टाइम लेते हैं एग्जीक्यूट होने पे तो उसे बेसिकली लोएस्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो होपफुली आपको राउंड रॉबिन एल्गोरिदम का जितना हमने विद एग्जांपल कुछ चीजें डिस्कस की, हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में क्वांटम टाइम ड्यूरेशन को डिस्कस किया। उसके बाद हमने प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम डिस्कस की, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम से रेलेवेंट एक एग्जांपल डिस्कस की। हमने प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम को राउंड रॉबिन एल्गोरिदम के साथ यूज करके देखा तो हमें काफी फ्लेक्सिबिलिटी मिली। तो ओवरऑल हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस किया। इन केस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।